हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग। मैं बिलाल अंसारी एक बार फिर से परिवर्तन जीएस के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय शासन राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए जो हमारे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, कारण राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अब उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ए ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन और कारण सत्य है? तो चूंकि हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल ये सत्य है दोस्तों। और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा होती है। तो पहला जो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो विकल्प सी है, मतलब ए तो सही है किंतु आर गलत है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन एक तो सही हो गया। जबकि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 के क्लोज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार कथन जो कारण आर है वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति पर कोई सीमा नहीं है, उसकी शक्तियां असीम, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कथन ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विकल्प ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसके जो सही विकल्प है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ मंत्रियों के द्वारा। तो इसका जो विकल्प ए इज द राइट आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा करेगा। ये आर्टिकल 53 में कहा गया है कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति अपने कार्य और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जी हाँ, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? विकल्प है प्रत्यक्ष रूप से, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी अप्रत्यक्ष मतदान से। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह डी अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में अगर हम बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के माध्यम से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि तो प्रणाली के माध्यम से किया जाता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेती, प्रत्यक्ष रूप से तो भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कथन ए भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण क्या है? एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है
जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से को मिलाकर बनाता है। तो इसका उपयुक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुना दोस्तों में। तो ए सही है किंतु आर गलत, मतलब भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये सही है, किंतु एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, ये गलत है। बी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार जो इसका जो डी ए और आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है सी है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है और ए का स्पष्टीकरण जो है आर सही है। तो सी इज द राइट आंसर। तो हमने इससे पहले बता दिया था आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष, ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और डी है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं दोस्तों? हमारा जो विकल्प है, जो आंसर सही है दोस्तों, कूट दिया गया है, तो 1 2 3 सही है, या 1 3 सही है, या सी 1 3 और 4 सही है, या डी 1 2 और 4 सही है। तो इसको जो विकल्प जो आंसर सही है दोस्तों, आंसर वो है ऑप्शन सी 1 3 और 4 इज द राइट आंसर। मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जबकि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य में भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना। तो इसका जो दोस्तों यहाँ पर मैंने डी लगा रखा है, लेकिन इसको यहाँ पर सी कर लेना आप, इसका आंसर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन है? जहाँ किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? विकल्प है दिल्ली तथा पौंडीचेरी, बी दिल्ली तथा दमन और दीव, दिल्ली तथा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही है ए इज द राइट आंसर। दिल्ली तथा पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। बस ऐसे 2 ही को दिया गया है एक विशेष प्रावधान के माध्यम से। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? जी हाँ, कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? ए है पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। बी कौन सा सही नहीं है? बी राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। सी राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। डी निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो इस चुनाव के प्रकरण में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें हमने आपको पहले बता दिया था कि दिल्ली राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, संसद के शामिल होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाता है। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता ना, किसी भी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से भी राष्ट्रपति के चुनाव बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, और अन्य सभी विकल्प जो है बिल्कुल सही है और सटीक है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने लोगों के द्वारा? 10 निर्वाचकों द्वारा, 20 निर्वाचकों द्वारा, और 50 निर्वाचकों द्वारा, और 15 निर्वाचकों द्वारा। तो इसको जो सही विकल्प है दोस्तों वह है सी 50 निर्वाचकों द्वारा राष्ट्रपति का अनुसमर्थन प्राप्त किया होना चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों विधायकों का प्रस्ताव होना आवश्यक है, तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों
जो निर्वाचित सांसदों एवं विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। और ये जो है 1997 में जो ये पहले थी, ये जो संख्या थी प्रस्तावकों और अनुमोदकों की, वो संख्या 10 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 50 कर दिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। चलिए, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु विकल्प है चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग देना होगा, अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, सी निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, डी एक सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं। तो हो सकता है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद, ध्यान रखना, संविधान के अनुच्छेद 59 के क्लोज 1 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझना जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त किया गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर श्रृंखला है। आप लगातार इस वीडियो में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना प्यार जरूर दीजिए, जिससे हमारे अंदर थोड़ा भरोसा जागे और हम और अच्छी तरह से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि एक भरोसा ही होता है जिससे इंसान और करने की उसको चाहत होती है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? हाँ जी, आर्टिकल 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। जी हाँ, वो है आर्टिकल 57। अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। तो इस प्रकार जिसका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर 11वां क्वेश्चन, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसके पास? भारत के महाधिवक्ता को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को और इनमें से किसी को। तो हाँ, राष्ट्रपति से के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अनुच्छेद 71, ध्यान, आर्टिकल 71 क्लोज 1 में ये कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, 71 क्लोज 1 में कहा गया है ये। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए, अपने निर्वाचन की तारीख से, बी, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से, डी, निर्वाचित आयोग द्वारा यानी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से ही वह 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये कहा गया है किसमें दोस्तों? आर्टिकल 56 क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? जी हाँ, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? ए, लोकसभा स्पीकर को, बी, उपराष्ट्रपति को, सी, प्रधानमंत्री को और डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करके देता है। और आर्टिकल 56 क्लोज 1 का सब क्लोज का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देगा बिना किसी अवरोध के। वो किसमें कहा गया? आर्टिकल 56 का क्लोज 2 में। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए मैं इस क्वेश्चन से संबंधित सभी रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से परेशानी का सामना ना करना पड़े। भरोसा कीजिए, मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊँगा जो आप बस एक बार सही से पढ़िए और इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है?
जी हाँ, अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को और भारत के प्रधानमंत्री को। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है उसके पद के भारत के राष्ट्रपति को? जी हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और संसद के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों संसद के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड खा के अनुसार संविधान का अतिक्रमण, ध्यान रखना, संविधान का अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, ध्यान रखना, आर्टिकल 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा इस पर महाभियोग के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है। अन्य किसी प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को नहीं हटाया जाता है। और महाभियोग लाने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को उसकी सूचना प्रदान कर देनी होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के, जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन और 21 दिन। जी हाँ, इसका सही उत्तर दोस्तों वह है 14 दिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जब संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाता है राष्ट्रपति पर, तब संविधान के अनुच्छेद 61 के क्लोज 2 के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निहित नहीं है जो कम से कम 14 दिन की, जहाँ कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित ना किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। कम से कम कितने हस्ताक्षर होने चाहिए दोस्तों? 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने अनिवार्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यहाँ कौन से लोग जो निर्वाचन में तो भाग लेते हैं परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषदें, डी राज्यों की विधान सभाएं। यहाँ दोस्तों डी इज द राइट आंसर। राज्य विधानसभा जो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग बहुत बार पूछा गया, तो राष्ट्रपति की महाभियोग कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? तो राष्ट्रपति पर जो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या है दोस्तों? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती हैं, ध्यान रखना, इसमें राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती हैं। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों 18वां, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 9 माह में, ठीक है, 6 माह में, 1 वर्ष में। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह के अंदर अंदर भर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद्धति की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। तो अगर तत्पश्चात अगर रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र और कम से कम 6 महीने के बीतने से पहले किया जाना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? जी हाँ, उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1 वर्ष, ठीक है, 6 माह और ये है 1.5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये 1.5 वर्ष है, याद रखना। तो ठीक है, 1.5 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी, 6 माह तक। 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभाल सकता है। तो अनुच्छेद 60 अनुच्छेद 65 क्लोज ए के अनुसार ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों,
यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका पदभार कौन संभालेगा? जी हाँ, उसका पदभार कौन संभालेगा? जी हाँ, अभी हमने आपको बता दिया, सिंपल सा आंसर, उसका पदभार संभालेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का त्यागपत्र देने के बाद, रिक्त होने के बाद उसको जो संभालता है वो है राष्ट्रपति का पद संभालता है दोस्तों, वो है उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति कार्यभार संभालता है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यभार संभालता है तो उसे जो राज्यसभा की पदेन सभा होती के नाते जो वेतन भत्ते मिलते मिलना बंद हो जाते हैं, उसे राष्ट्रपति वेतन भत्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? जी हाँ, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित। तो जी हाँ, तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। ए इज द राइट आंसर। तो भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य क्या है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो है निर्वाचित होता है। मतलब गणराज्य का मतलब है कि हमारा जो राष्ट्र का अध्यक्ष है उसका पद भी निर्वाचित होता है, वह वंशानुगत नहीं होता। जैसे ब्रिटेन की महारानी के पद वंशानुगत है, ठीक वैसे हमारे राष्ट्रपति के पद वंशानुगत नहीं होता है, उसका निर्वाचन किया जाता है। और भारतीय गणतंत्र के प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें, 39वें और 42वें। जी हाँ, तो 44वें बी इज द राइट आंसर। 44वें संशोधन द्वारा ऐसा किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन 44, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 74 आर्टिकल 74 क्लोज 1 में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? जी हाँ, कब भंग कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा को? कब भंग कर सकता है? जी हाँ, कब भंग कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा को? विकल्प है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। जी हाँ दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 क्लोज 2 जाना ना, 85 क्लोज 2 का खंड खा, ठीक है, खा के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74 क्लोज 1 के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। जी हाँ, तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो की जाती है वो दोस्तों होती है ए राष्ट्रपति द्वारा, द राइट आंसर। तो सब किसके माध्यम से की जाती है? तो अनुच्छेद 108 आर्टिकल 108 के तहत किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 108 के क्लोज जाना ना, अनुच्छेद 118 सॉरी दोस्तों 108 बोल दिया था, अनुच्छेद 118 का क्लोज 4 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा कहती है। आहूत कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 118 क्लोज 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है बार बार। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वो कौन था? हिंदू कोड बिल, पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक और दहेज प्रतिषेध विधेयक। जी हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक अनुच्छेद, तो ठीक है, जो ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो पेप्सू जो विधेयक था दोस्तों, ठीक है, मामले में 1954 राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अंत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया था, जबकि 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने
ध्यान रखना, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। जो पेप्सू विधेयक बिल है दोस्तों, इस पर 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्यंतिक वीटो, ध्यान रखना अत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। लेकिन जबकि 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अत्यंतिक वीटो मंत्रिमंडल की इच्छा, ध्यान रखना अत्यंतिक वीटो जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, वह मंत्रिमंडल की इच्छा अधीन होता है, अतः पॉकेट वीटो ही स्वेच्छा से लिया माना गया है। ठीक है, इसलिए विकल्प सी बहुत द राइट आंसर है। तो ध्यान इस तरह आप नोट कर लेना, इस वीडियो को बार बार पॉज करके इसे रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट कर, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, यकीन दिलाता हूँ आप सभी को मैं। अगला, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है? हमारे सामने विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी द राइट आंसर। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम के संबंध में जेबी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों, वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, आर्टिकल 66 में। ठीक है, तो बाकी तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं करता है। चलिए अगला, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? ये अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 310 में और अनुच्छेद 162 में। तो अनुच्छेद 160 में ऐसा कहा गया है दोस्तों कि राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों में के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति जो है आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 160 में यह कहा गया है, ए इज द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। जी हाँ, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किसका अधिकार नहीं देता है भारतीय संविधान? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का और देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। जी हाँ दोस्तों, जो राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति का प्रावधान हमारा संविधान राष्ट्रपति को नहीं देता, बी इज द राइट आंसर। तो अनुच्छेद 164 क्लोज 1 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्ति आर्टिकल 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का आखिरी प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 32। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अनुच्छेद 143, 143। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी दोस्तों मैं अगले वीडियो में से शामिल जरूर करूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। आप लोगों की सहयोग की बहुत जरूरत है, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को फायदा होगा ही होगा, साथ में हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, और घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। अपने आसपास के पड़ोस लोगों को बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि इस महामारी के समय में संकट का सामना सभी लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो हम आप अगर सक्षम जरूर मदद कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।